इनकी खासियत यह है कि जब तुम काले वालों को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी, और जब तुम सफेद वालों को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जो कहोगे वह वही करेंगे। वह चुप रहा। इसके बाद वह सुंदरी बोली, इस सब के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमार ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि वह शर्त क्या है। वह बोले कि जब तुम पद्मनी को लेकर लौटोगे तो मुझे भी शादी करके अपने साथ अपने राज्य को लेकर जाओ। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। वह सुंदरी बोली कि राजकुमार, तुम्हारे अंदर कितनी आग भड़क रही है, जाने के लिए कितने उतावले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बीच में ही रोककर राजकुमार ने कहा कि मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। वह बोली, राजकुमार, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार राजी हो गया। वह रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उस सुंदरी को बार बार हराता पर हताश नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमारी की बुद्धि कितनी प्रकांड है। अब इधर सुबह हो चुकी थी। उस सुंदरी ने उसकी अंगूठी भी उसे लौटा दी और राजकुमार से बोली कि अब तुम जाओ, तुम्हारा रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस सुंदरी ने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। एक रात में मंत्री के लड़के की जो हालत हो गई थी उसे वही जानता था। ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमार घर के अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया। राजकुमार ने उससे कहा, दोस्त, बच्चों की तरह घबराने की जरूरत नहीं है। जादूगरनी की पूरी कहानी उससे कह सुनाई और वह बोला कि मैं मानता हूं कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उससे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो जाती हैं। मंत्री के लड़के ने कहा कि आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। नगरी से निकलकर अब वह दोनों खुले मैदान में थे। वह दोनों अपने रास्ते पर चलते गए। रास्ते में हरे भरे बगीचे मिले, कहीं नदी नाले, पर उन सब को पार करते हुए वह दोनों आगे बढ़ते गए। आगे उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे हुए, बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वह दोनों यही आश्रम में ठहर जाएं। अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने साधु महाराज के पास जाकर कहा कि बाबा, हम मुसाफिर हैं और बहुत ही दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को हम यहीं ठहर जाएं, सवेरे यहां से चले जाएंगे। साधु महाराज ने उन्हें वहां ठहरने की आज्ञा दी। साधु महाराज की यह बात सुनकर राजकुमार को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने घोड़ों को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। साधु महाराज भी वहीं आ गए। उनमें आपस में बातें होने लगी। साधु महाराज बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वे बोलते तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहां से आ रहे और कहां जा रहे, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है। राजकुमार ने अपनी सारी बात उन साधु महाराज को विस्तार से बताई और अंत में कहा कि बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने उद्देश्य में सफलता मिले। महात्मा बोले कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर बेटा तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। यह कहकर साधु बाबा चुप हो गए। फिर वह बोले कि मेरे यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। महात्मा जी भभूत लेकर आए और राजकुमार को सौंपते हुए बोले कि इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। इस प्रकार समझाते हुए बाबा ने भभूत की डिब्बी राजकुमार को दी। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए वह डिब्बी अपने पास रख ली।
राजकुमार सोच रहा था कि राजकुमारी पद्मिनी की वाड़ेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा है। बाबा कह रहे थे कि जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। प्रभु ने यह जीवन हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। राजकुमार और मंत्री का बेटा बड़े ध्यान से उन बाबा की बातें सुन रहे थे। बाबा के मुख से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा कि तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने कि आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। उस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का आनंद भंडार था। उनका लाभ वह उन दोनों को देते रहे। उसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने किए पर कभी अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बैठे रहना। उन्हें 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वह धन्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आखिर अब वह दोनों बाबा से आज्ञा लेकर आश्रम से रवाना हुए। वे बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मौसम बहुत अच्छा और सुहावना था। मंद मंद हवाएं चल रही थी। रास्ता साफ था। पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने उस सुंदर दृश्य को देखकर मंत्री के लड़के से कहा कि देखो, सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, हवा रुकती नहीं और पक्षियों का कलरव हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। मंत्री के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन उड़ान भर रहा है। उसने कहा कि धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाए। राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे घोड़ों ने भी अपने स्वामी के मनोभाव जान लिया। घोड़े की गति भी तीव्र होती गई। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वह लगातार चलते रहे और फिर और आखिर में एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भटा उठ रहा था। कुछ देर में ही मंत्री का लड़का तो सो गया, पर राजकुमार को नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद राजकुमार देखता है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना बैठे हुए। तोता और मैना में बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने मैना से कहा कि मैना, कुछ कहो जिससे रात कट जाए। मैना ने कहा कि आप बीती कहूं या पर बीती। तोता बोला कि आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज तुम पर बीती कहो। मैना तोते से बोली, ठीक है तो सुनो। इस नगर के राजा की एक लड़की है, वह बहुत ही सुंदर है। राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य हकीम उसका इलाज कर चुके, पर सब बेकार, क्योंकि वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा बहुत ही परेशान है। वह लड़की उसकी अकेली औलाद है। तोता बोला कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना बोली कि हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहां तक के ऐलान कर दिया कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से अपनी बेटी का विवाह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं, पर अभी तक उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया है। राजा बहुत ही निराश हो गया है। तोता मैना से बोला कि मैना, तुम यह बताओ कि क्या राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई उपाय है? मैना ने कहा कि उपाय तो है। अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे, तो वह रोग से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तोता भी उदास हो उठा था। वह भी कुछ नहीं बोला। उनकी बात सुनने के बाद राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर सवेरा हुआ। दोनों उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने तोते से की थी। शहर में जगह जगह इसी बात की चर्चा थी कि जो भी व्यक्ति बीमार राजकुमारी को अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे देगा।
राजकुमार ने अपना घोड़ा महल की ओर बढ़ा दिया। मंत्री के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहां मानने वाला था। जब पहरेदारों ने उसे रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि बड़े से बड़े वैद्य हकीम राजकुमारी का इलाज नहीं कर सके, पर मेरी बेटी को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। तुम भी कोशिश कर लो। अब राजकुमार को राजकुमारी के पास ले जाया गया। राजकुमार ने थोड़ा पानी लेकर पेड़ की जड़ को घिसकर बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। राजकुमारी के शहर में कुछ हलचल हुई और कुछ ही देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने खुशी से राजकुमार को सीने से लगा लिया। राजकुमारी उठकर बैठ गई। राजकुमारी अब ठीक हो चुकी थी। अब इधर शर्त के अनुसार राजा ने कहा कि अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है। राजकुमार, जब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो मेरी बेटी को साथ ले जाना, और मन हो तो यहीं राज्य करना। इसके बाद राजा ने बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा कि यहां से 20 कोस पर एक गुफा है। उस गुफा में एक बाबा रहते हैं, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो मंत्री का लड़का उसकी राह देख रहा था। मंत्री के लड़के को पहले ही सारा समाचार मिल चुका था। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया और कहा, मित्र, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा कि यह दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। ना हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और ना ही चमत्कार होता। हमें तोता और मैना का उपकार मानना चाहिए। इसके बाद राजकुमार ने वहां से प्रस्थान किया। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने के लिए कहा था। वे उस गुफा पर पहुंचे। उस गुफा में बाबा बैठे हुए थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भरे स्वर से कहा कि तुम कौन हो और कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा कि राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बोले कि बेटा, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार बोला कि बाबा, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए। राजकुमार की बात सुनकर बाबा की आंखें चमक उठी। बाबा बोले कि तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी ही क्या। उन्होंने कहा कि अब तुम द्वीप के पास आ गए, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर को पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। राजकुमार बोला कि बाबा, जो शक्ति मुझे यहां तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता निकालेगी। बाबा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक खड़ाऊ की जोड़ी देता हूं। तुम उससे समुद्र पार कर जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में अपना सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी दी। उसके बाद बाबा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। जब राजकुमार और मंत्री का बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर चले तो राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा कि राजा बड़ा ही उदार था। उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया। हमारी इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। वहां से दोनों आगे बढ़े। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था कि खड़ाऊ की मदद से मैं तो सागर पार कर लूंगा, पर उसके साथी का क्या होगा। मंत्री के लड़के से कहा कि मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम यहीं रुकोगे। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का दुखी हो गया। यह कैसे होगा, वह सोचने लगा। अकेला राजकुमार उस किले को कैसे फतेह कर सकेगा। जब उसने अपनी आशंका राजकुमार से व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बनाते हुए कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन हैं। मंत्री का लड़का भीतर ही भीतर यह सोचकर परेशान था कि यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को मुंह कैसे दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था और साथी का दिल बैठा जा रहा था।
अंत में उन्हें दहाड़ता हुआ सागर सामने दिखाई पड़ा। सागर की बड़ी बड़ी लहरें एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही। सागर के तट पर पहुंचकर दोनों दोस्त अपने घोड़े से नीचे उतरे। राजकुमार ने अगले दिन सुबह वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। उसके बाद राजकुमार ने मंत्री के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की पहली किरणों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जाकर खड़ा हुआ। उसके बाद राजकुमार उन खड़ाओं के सहारे आगे बढ़ने लगा। मंत्री का लड़का राजकुमार को इस प्रकार जाते हुए बड़े आश्चर्य से देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार इस प्रकार पानी पर कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया। अगले दिन राजकुमार उस सागर के किनारे पर पहुंचा। राजकुमार सोच रहा था कि राजकुमारी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांच से भर गया। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया है। लेकिन उसने दूर से ही देखा कि काले काले खूंखार राक्षस उस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। राजकुमार ने अपनी भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भर भभूत अपने मुंह में रखी। अब वह राजकुमार सबको देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। राक्षस देखने में बहुत ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर बेचैन हो रहा था। हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। अब राजकुमार ने सोचा कि शहर का एक चक्कर लगाया जाए। शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। वह शहर में चारों ओर खूब घूमा। राजकुमारी पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना संभव नहीं होगा। वह नगर इतना खून सुंदर था कि राजकुमार अपने आप को भूल गया। ऐसा अनुपम शहर को उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। राजकुमार को लग रहा था कि जैसे इंद्रपुरी में पहुंच गया। अब राजकुमार ने सोचा कि वह दृश्य तो बन गया, लेकिन वह अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्याकुल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने भभूत की डिब्बी उसे दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह राजकुमार से कह रहे थे कि यह भभूत की दूसरी डिब्बी लो। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिब्बी ले ली। वहां से अंतर्ध्यान होते होते बाबा उससे कह गए कि दूसरी डिब्बी का इस्तेमाल होशियारी से करना। ये राक्षस तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने इस बारे में सोचा कि आगे क्या करना है। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काले बाल को जलाया। इधर बाल का जलना हुआ कि उसके सामने राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने उन्हें आदेश दिया कि पहरा दे रहे सभी राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। फिर उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर राजकुमार ने कहा कि समुद्र के किनारे नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। उन देवों ने समुद्र के किनारे आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दिया और उसमें तरह तरह के आभूषण थे। सभी आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदर थे। यह सब होते ही नगर में खबर फैल गई कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। सभी लोग अचंभे रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया। लेकिन सौदागर उनके सामने मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर राजमहल में पहुंची। राजकुमारी पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाया जाए। राजकुमारी पद्मिनी के दूत तुरंत ही व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश राजकुमार तक पहुंचाया। अब राजकुमार तो यही चाहता ही था कि वह राजकुमारी पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। सब कुछ अनूठा था। उधर राजकुमारी पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी।
राजकुमार के कक्ष में प्रवेश होते ही राजकुमारी पद्मिनी ने उसका अभिवादन किया। राजकुमारी पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत दिया। वह आसन पर बैठ गया तो राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहां से आए? राजकुमार को ऐसा लगा जैसे पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं मानो फूल झड़ रहे हो। राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं और मैं एक सौदागर हूं। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, यहां कैसे आए? राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था कि राजकुमारी, मैंने सुना था कि आप आभूषण और हीरे जवाहरात की प्रेमी हो। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा, तो क्या तुम हमें दिखाने के लिए अपने साथ कुछ आभूषण लेकर आए हो? राजकुमार ने कहा कि जी हाँ, परंतु आभूषण इस समय मेरे पास नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि फिर आभूषण कहाँ है? राजकुमार ने कहा कि समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, आभूषण वहीं पर है। राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर हम आभूषण देखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे आभूषण दिखा सकते हो? राजकुमार ने कहा कि अवश्य, लेकिन महारानी, मेरी इच्छा थी कि एक बार आप आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार आप स्वयं जहाज पर आकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से आज्ञा लेकर अपने जहाज पर लौट आया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से विदा तो ली, लेकिन वह उसके रूप यौवन से इतना मोहित हो गया था कि अपनी सुध बुध खो बैठा था। अब उसका मन वहां से जाने को नहीं कर रहा था। उसके लिए आगे चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था कि मैं इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र हूं, किंतु कहां मेरा राज्य और कहां इस द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। जमीन आसमान का अंतर था, पर उठा कदम अब वापस तो लिया नहीं जा सकता। विचारों के अथाह सागर में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आया। राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो उसकी आंखों के आगे केवल राजकुमारी पद्मिनी घूम रही थी। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो चुकी थी, नींद उड़ गई थी। अगले दिन समय पर राजकुमारी पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में राजकुमारी पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वे समय को ही नहीं, अपने आप को भी भूल गई। राजकुमारी पद्मिनी जब जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा कि अब आप कहां जाओगे और कैसे जाओगे? राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोली कि क्यों, ऐसा क्या है? मैं तो वापस अपने महल जाऊंगी। राजकुमार ने कहा कि शायद आप देख नहीं रही कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी पद्मिनी इसे मजाक समझी। उसने देखा कि जहाज सचमुच में चल रहा है। वह उत्तेजित होकर बोली कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, हम द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। राजकुमारी घबरा कर बोली, लेकिन तुम हो कौन? राजकुमार ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं कुंभलगढ़ का राजकुमार हूं। उसने राजकुमारी पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े। इस कहानी को सुनकर राजकुमारी पद्मिनी चकित रह गई और वह बोली कि इसके लिए तुम्हें इतना कपट करने की क्या जरूरत? राजकुमार ने पूछा कि यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? राजकुमारी पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो होना था वैसे तो हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। इधर जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी पद्मिनी अब कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी अचानक जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। किसी खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने उसे भरोसा दिया कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर राजकुमार हंसकर बोला कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। धीरे धीरे तूफान का वेग शांत होता गया। राजकुमारी पद्मिनी तन मन से बेहद थक चुकी थी।
इसलिए उसे नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन राजकुमार की आंख नहीं लगी। राजकुमार उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मय होकर इधर उधर देखा, जहां पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। तोता मैना से कह रहा था कि मैना, कोई बात सुनाओ। मैना ने कहा कि क्या कहूं, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। तोता बोला कि इनके साथ क्या होने वाला है? मैना ने कहा कि सवेरे जब यह जहाज किनारे लग जाएगा तो उस मंत्री के लड़के ने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। ये वहां रुकेंगे और दोनों उसमें दबकर मर जाएंगे तो बड़ा बुरा होगा। इन बेचारों ने दुनिया में अभी देखा ही क्या है। तोता बोला कि मैना, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना बोली कि हाँ, एक उपाय है। अगर यह राजकुमार उस मंत्री के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना ठहरे, अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर यह उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। वह राजकुमार उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सहम उठा था, पर बचने का उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। इधर सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। समुद्र का किनारा भी अब दूर नहीं था। कुछ देर बाद जब जहाज समुद्र के किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि मंत्री का लड़का वहां उपस्थित था और उनका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से मंत्री के लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा साथी है। सागर तक की यात्रा आरंभ करने तक मेरे सुख दुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। मंत्री का लड़का राजकुमारी पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। मंत्री के लड़के ने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा कि दोस्त, हमें यहां नहीं रहना, कोई और दूसरा भवन देखो। मंत्री के लड़के ने कहा कि आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूं। यह भवन सबसे अच्छा है। राजकुमार ने उसकी एक नहीं सुनी। मंत्री के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार मंत्री के लड़के को अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वह सो गया। आधी रात के बाद अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। मंत्री का लड़का उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि पहले वाला भवन गिरकर मिट्टी में मिल चुका है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार की दूरदृष्टि की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजकुमारी पद्मिनी तो सो चुकी थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनते रहा। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। इधर सुबह हुई तो वे अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से आगे बढ़े। राजकुमारी पद्मिनी अपने दीप से कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थी, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास आता है वह उसका मन जीत लेते हैं। सागर पार किया था वह खड़ाऊ उन्होंने ही दिए थे। राजकुमारी पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि राजकुमार, यह संत लोग मोह माया से परे होते हैं, जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरोध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। कुछ समय बाद ही वे बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को राजकुमारी पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। बाबा ने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के कक्ष में उन्हें ठहराया। बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। बाबा बराबर उनके साथ रहे और उन्हें खुश देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहे। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी
कि यहाँ जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा ने चुप नहीं रहा। बाबा बोले कि राजकुमारी पद्मिनी, आनंद भीतर की चीज है। जब आदमी अंतर मन से खुश होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। राजकुमारी पद्मिनी ने सिर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह सब सो गई। अगले दिन सुबह वो वहां से चलने को तैयार थी। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले। अब बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। बाबा ने उससे आग्रह किया कि वह उनकी घोषणा के अनुसार उनकी पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उस नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव दिया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहर कर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर आगे की ओर रवाना